हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ध्यान अकेडमी चैनल। हम लोग नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की मैगजीन को डिस्कस कर रहे हैं, विजन आईएएस की। और इसमें अब तक हम लोगों ने, आइए देखते हैं क्या क्या डिस्कशन कर लिया है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट हो गया है, इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट हो गए हैं, इकॉनमी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, और इधर सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, और ये पार्ट सोशल इश्यूज वाला भी कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से टोटल इसमें 10 पार्ट हैं, और 10 में से हम लोगों ने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो देखते हैं इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी न्यूज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। आप पुराने वीडियोज़ को पीछे जाकर देख सकते हैं, एक प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है, वो नवंबर विजन मैगजीन नवंबर 2025, ठीक है। तो इस तरीके से उसमें हर एक सेक्शन पर एक अलग वीडियो है। थोड़े कुछ वीडियो जैसे इकॉनमी है, एनवायरनमेंट है, ये पार्ट ही काफ़ी लंबे हैं, तो इन पे थोड़ा लंबे वीडियो बन गए हैं। और ये पहली बार मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इस वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। मतलब अभी धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से वीडियोज़ को शॉर्ट रखना है, चीज़ें छूटने भी ना पाएँ, सारी चीज़ें कवर भी करनी है, ठीक है। कई बार फ्लो, भाषा का फ्लो, जो लैंग्वेज का फ्लो है वो भी टूट रहा है, तो वो चीज़ें धीरे धीरे कवर हो जाएंगी, आप लोग इसको देखते रहिए। तो इसमें पहली न्यूज़ है नेशनल वन हेल्थ मिशन, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं दूसरी न्यूज़ है इसमें, नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0। फिर है बिरसा 101। फिर है WHO ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2025। और आगे है GSAT 7R। फिर कुछ न्यूज़ हैं शॉर्ट्स में। तो पहली न्यूज़ है नेक्सकार 19 डेवलपमेंट्स इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। फिर है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। फिर है वैंडिनम रेडॉक्स फ्लो बैटरी। नेक्स्ट है स्कैपेड मिशन। फिर है सेंटिनल 6B। फिर है रिसिन एंड अमोनियम नाइट्रेट। और लास्ट न्यूज़ है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा एंड मेडिटेक स्कीम। ये स्कीम के बारे में बताया गया है। ये लास्ट न्यूज़ होगी। इसके बाद फिर 2-3 पार्ट बचेंगे, छोटे हैं, कल्चर है, एथिक्स है, और स्कीम्स इन न्यूज़ है, इनको भी कवर कर लेंगे। ये 78 से लेकर 87 तक लगभग 10 पेज का चैप्टर है साइंस वाला। तो इसको आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके की न्यूज़ इसमें है जिनको हमें आगे पढ़ना है या डिस्कस करना है। तो दोस्तों, ये है चैप्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और इसमें पहली न्यूज़ है नेशनल वन हेल्थ मिशन। तो ये चर्चा में क्यों है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में नेशनल वन हेल्थ मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है। आगे इसमें बताया गया है कि नेशनल वन हेल्थ मिशन क्या है। तो ये एक मल्टी सेक्टोरल इनिशिएटिव है, जिसमें केवल ह्यूमन ही नहीं बल्कि ह्यूमन, लाइव स्टॉक, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ सभी को एक साथ इंटीग्रेट करके देखने का प्रयास किया जाएगा। इसका पर्पज है कोऑर्डिनेटेड सर्विलांस को स्ट्रेंथन करना, डायग्नोस्टिक्स को बेहतर बनाना, और जो डिजीज आउटब्रेक रिस्पॉन्सेज हैं उनको तेज और इफेक्टिव बनाना। इसका अर्थ है कि एक ऐसी अप्रोच पर फोकस करना जिससे बीमारी चाहे इंसानों में आए, जानवरों में आए, या इन्वायरमेंट से जुड़े कारणों से स्प्रेड हो, लेकिन जो एक रिस्पॉन्स होगा वो इंटीग्रेटेड सिस्टम से किया जाएगा। इसका विजन क्या है? विजन है कि भारत में एक इंटीग्रेटेड डिजीज कंट्रोल एंड पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस सिस्टम को तैयार करना, जिसमें ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल सेक्टर को एक साथ मिलकर कार्य किया जा सके। और इससे लाभ क्या होंगे? इससे बेटर हेल्थ आउटकम्स प्राप्त हो सकेंगे, प्रोडक्टिविटी को में इम्प्रूवमेंट होगा, और इसी तरीके से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को मजबूत किया जा सकेगा। इस मिशन को प्राइम मिनिस्टर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, जिसे PMSTIAC शॉर्ट में बोलते हैं, इसकी 21st मीटिंग में अप्रूव किया गया है, 2022 में। इसकी नोडल एजेंसी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, और ये वर्क करती है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के अंडर में, ठीक है। और इसका एंकर इंस्टीट्यूशन कौन सा होगा?
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ नागपुर, इसका सेंटर कहाँ पे है? इंस्टीट्यूट का नागपुर में है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। इधर एक बॉक्स में वन हेल्थ के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ह्यूमन हेल्थ है और जो एनिमल हेल्थ है वो इंटरडिपेंडेंट है, और सेम टाइम में ये दोनों डिपेंडेंट हैं किस पे? एनवायरनमेंट पे। तो ये तीन फैक्टर्स हैं, ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। और देखिए इनको कलर कोडिंग की गई है। आप इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आप यहाँ पर देखिए जो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं उसमें यहाँ पर बताया गया है, ग्रीन कलर से इनको भी दिखाया गया है, ठीक है, ग्रीन सर्किल्स से कोड किया गया है। तो इनमें है पहला क्लाइमेट चेंज, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसी तरीके से जो एनिमल हेल्थ में रेड कोटिंग की गई है उसमें है इंटेंसिव लाइफ स्टॉक फार्मिंग, डिजीज वेक्टर्स। और इसी तरीके से ह्यूमन हेल्थ के कुछ फैक्टर्स यहाँ पे कोडिफाइड किए गए हैं, डाइट एंड सोशल डिटरमिनेंट्स। यहाँ पर दो ऐसे सर्किल हैं जो रेड एंड ब्लू दोनों सर्किल को मिलाकर बनाए गए हैं। तो इसका मतलब है दे आर इंटरडिपेंडेंट, कैसे ह्यूमन और एनिमल हेल्थ के पार्ट हैं। कौन कौन से? एंटीबायोटिक्स एंड अदर एंटी माइक्रोबियल्स। ओके, ये एनिमल हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ दोनों को इम्पैक्ट करते हैं एक साथ। इसी तरीके से फूड सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है वो भी है। तो ये एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क दिया गया है यहाँ पर। आप कह सकते हैं एक चार्ट बनाया गया है वन हेल्थ का, जिसमें ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरनमेंट को इंटीग्रेट करके दिखाया गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से की पिलर्स हैं, वन हेल्थ मिशन के पिलर्स कौन से हैं। तो इसमें पहला पिलर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दूसरा है क्लिनिकल रेडीनेस, तीसरा है डाटा इंटीग्रेशन एंड इसमें एक और पिलर है कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो इस मिशन के फर्स्ट पिलर के तहत रिसर्च यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तहत एक टारगेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा, जिससे जो कुछ एसेंशियल टूल्स हैं, कौन कौन से? वैक्सीन, डायग्नोस्टिक्स एंड थेरापेटिक्स, इन पर फोकस किया जा सके या फिर इन्हें डेवलप किया जा सके। दूसरा है क्लिनिकल रेडीनेस। तो क्लिनिकल रेडीनेस में मेन फोकस है कि जो क्लिनिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है और रिस्पांस कैपेबिलिटीज हैं उन्हें एनहेंस किया जाए, जिससे प्रिपेयर्डनेस को बढ़ावा या प्रिपेयर्डनेस में सुधार किया जा सके। यानी आप कह सकते हैं कि जो हॉस्पिटल्स हैं, लैब्स हैं, वो पहले से तैयार हों और क्लिनिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, और आउटब्रेक के समय, कोई भी ऐसी डिजीज का आउटब्रेक होता है उस समय रिस्पांस कैपेसिटी पहले से ही मौजूद हो, बाद में उसके लिए परेशान ना होना पड़े। आगे है डाटा इंटीग्रेशन की बात की जा रही है यहाँ पर है। यह पाया गया है कि जो डाटा होता है वो अलग अलग सेक्टर्स में बिखरा रहता है, और यह पिलर मेन रूप से फोकस कर रहा है ह्यूमन सेक्टर पर, एनिमल सेक्टर और एनवायरमेंटल सेक्टर्स का जो डाटा है, इन तीनों के डेटा को लिंक किया जा सके और एक बेहतर एसेस एंड एनालिटिक्स प्राप्त किया जा सके, जिससे क्या करते हैं कि हम डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन लिंकेज पर इसका मेन फोकस है डाटा इंटीग्रेशन का। लास्ट है कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो इसका मेन फोकस है एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ रिस्पांस रेडीनेस को मेंटेन रखना, और ये कैसे किया जाएगा? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देकर। क्योंकि सबसे पहले जो आउटब्रेक होता है किसी भी डिजीज का, वो कहाँ पे होता है? ग्राउंड लेवल पर ही दिखाई देते हैं उसके इम्पैक्ट। तो इस तरीके से जब तक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक चीजें बेहतर नहीं की जा सकती हैं। आगे अगला इस न्यूज का अगला पार्ट है नीड ऑफ द मिशन, की इस मिशन की क्या जरूरत है। तो आइए उससे पहले हम इस बॉक्स को देख लेते हैं। इसमें बताया गया है कि वन हेल्थ अप्रोच क्या होती है। तो वन हेल्थ अप्रोच एक इंटीग्रेटेड यूनिफाइंग अप्रोच है, और इसका एम क्या है, यानी इसका उद्देश्य क्या है? पीपल, एनिमल और इकोसिस्टम, इन तीनों की हेल्थ को सस्टेनेबली बैलेंस और ऑप्टिमाइज करना। तो इस अप्रोच की इंपॉर्टेंस क्या है? इस अप्रोच की इंपॉर्टेंस है कि जैसे अभी कोविड-19 पैंडमिक हमें देखने को मिला, तो ऐसी कोई भी ऐसी दूसरी ग्लोबल हेल्थ जो थ्रेट्स हैं उनको प्रिवेंट, डिटेक्ट और रिस्पॉन्स करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, इस अप्रोच की, वन हेल्थ अप्रोच की। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं, देखते हैं नीड ऑफ द मिशन। इस मिशन की नीड क्या है या इस मिशन की नीड क्यों है। तो इसमें पहली नीड बताई गई है जेनेटिक रिस्क मिटिगेशन। स्टडी में यह पाया गया है कि जो लगभग 60% जो इमर्जिंग डिजीजेस हैं वो जेनेटिक होती हैं। ठीक है, यानी ये जानवरों से इंसानों में फैलती हैं।
और इस तरीके से यह जो मिशन है वो इन डिजीजेस के अर्ली डिटेक्शन और स्पिल ओवर प्रोटेक्शन प्रिवेंशन में भारत की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, अगला है इसमें क्यों जरूरत है पैंडेमिक प्रिपेयरनेस के लिए। यह जो मिशन है वो इंडिया को रिएक्टिव रिस्पांस मॉडल से निकालकर एंटीसिपेटरी सिस्टम बेस्ड पब्लिक हेल्थ नेट फ्रेमवर्क की ओर ले जाता है और इससे एक प्रिडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का निर्माण करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट है राइज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। यह लगातार देखने को मिला है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं इनका यूज ह्यूमन लाइफ स्टॉक एंड एक्वाकल्चर में तेजी से तेजी से बढ़ा है। इसका मिसयूज है वो तेजी से बढ़ा है और ये जो मिशन है यानी जो वन हेल्थ अप्रोच है तो इस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की समस्या को होलिस्टिक तरीके से एड्रेस करता है। अगला पॉइंट है इसमें क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हैं वो काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड हो रहे हैं। उनकी वजह से जो वेक्टर्स हैं मॉस्किटो जैसे और डिजीजेज हैं डेंगू और मलेरिया जैसी डिजीजेस इनमें काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है और ये भी एक नीड है कि हमें क्यों वन हेल्थ अप्रोच को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है लाइवलीहुड प्रोटेक्शन, फिर है उसके बाद इकोसिस्टम हेल्थ एंड ग्लोबल अलाइनमेंट। तो लाइवलीहुड प्रोटेक्शन में ये बताया गया है कि हम हेल्थ प्रोडक्टिविटी एंड डिजीज रेजिलियंस को बढ़ाकर क्या कर सकते हैं कि जो फार्मर्स की इनकम है उसको उसमें वृद्धि कर सकते हैं और जो रूरल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इकोसिस्टम हेल्थ में हम देख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ डिजीज सर्विलांस और बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग को एनहांस करके जो एनवायरनमेंट लिंक्ड डिजीज डायनेमिक्स है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। लास्ट इसमें है ग्लोबल अलाइनमेंट। तो यह जो वन हेल्थ मिशन है ये भारत को WHO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फिर है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एंड UNEP जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भारत को अलाइन करता है और इससे भारत को क्या होगा कि इंटीग्रेटेड हेल्थ गवर्नेंस में रीजनल लीडर बनने की क्षमता में वृद्धि होगी। मतलब इस वन हेल्थ अप्रोच के माध्यम से भारत इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अलाइन कर सकता है और उसके बाद ये एक रीजनल पावर के रूप में हेल्थ सेक्टर में एक रीजनल पावर के रूप में अपने को विकसित कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं, इसमें कुछ और पॉइंट होंगे। तो इसमें आगे बताया गया है, यहाँ पर एक बॉक्स है, इसमें इनिशिएटिव फॉर रिलेटेड वन हेल्थ अप्रोच ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं उनकी चर्चा की गई है। तो सबसे पहला है सेंटर फॉर वन हेल्थ एट NCDC। NCDC का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। ओके, तो इस सेंटर के माध्यम से रेबीज, जोनोसिस, लेप्टोस्पिरोसिस एंड स्नेक बाइट जैसे जो डिजीजेस हैं उनको टैकल करने में और वन हेल्थ अप्रोच को बढ़ावा देने में मदद मिल रही है। अगला है इसमें वन हेल्थ सपोर्टिंग यूनिट विद इन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इस यूनिट के रूप में एक स्पेशलाइज्ड टीम एक्सपर्ट्स की इस्टेब्लिश की गई है और जो नेशनल वन हेल्थ फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगी। आगे है इसमें BSL 3-4 लैब नेटवर्क। ये हाई सिक्योरिटी लैब्स हैं जिससे जो डिजीजेज हैं उनका रैपिड एनालिसिस किया जा सके और जो आउटब्रेक्स हैं अक्रॉस द सेक्टर्स उनको एनालाइज किया जा सके। नेक्स्ट है वन हेल्थ जॉइंट प्लान फॉर एक्शन OHJPA। तो वन हेल्थ अप्रोच को ग्लोबली प्रमोट करने के लिए ये एक कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क है 2022 से 2026 के बीच में और इसे क्रिएट किया गया है पार्टाइज अलायंस के द्वारा। इसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन UNEP, WHO और WOAH जैसे ऑर्गेनाइजेशन शामिल है। तो यह है इनिशिएटिव्स, कौन कौन से इनिशिएटिव्स वन हेल्थ अप्रोच को आगे बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे हैं उनकी चर्चा की गई है। आगे हम अब इसमें कुछ वे फॉरवर्ड की बात की जा रही है तो इनको भी जल्दी से देख लेते हैं कि वन हेल्थ अप्रोच को बढ़ावा देने के लिए और क्या किया जाना चाहिए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, लीगल मैंडेट्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्टेट लेवल स्ट्रेंथनिंग, इम्प्रूव्ड डायग्नोस्टिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस,
फिर है क्लाइमेटिक चेंज एडॉप्टेशन एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। तो लीगल मैंडेट्स में क्या है, इसमें बताया गया है कि हमें एक स्टेचुरी इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, और इसकी हेल्प से हम ह्यूमन, एनिमल एंड जो एनवायरनमेंट के हेल्थ डोमेन्स हैं उनमें कोऑर्डिनेट कर सकेंगे। आगे है कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जा रही है। तो ये बताया गया है इसमें कि वेटेनरी जो एपिडेमियोलॉजी, वाइल्ड लाइफ डिजीज सर्विलांस एंड जीनोमिक साइंस एंड फील्ड डायग्नोस्टिक्स के जो सेक्टर्स हैं इनमें सिस्टमैटिक ट्रेनिंग को प्रमोट किया जाना चाहिए, जिससे हम जो टेक्निकल एंड ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसको मजबूत कर सकते हैं। आगे है स्टेट लेवल स्ट्रेंथनिंग की बात की जा रही है। तो इस वन हेल्थ अप्रोच के डिसेंट्रलाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट वन हेल्थ सेल्स को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, और इन्हें डेडिकेटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाने चाहिए, ट्रेंड मैन पावर दिया जाना चाहिए, और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी दिया जाना चाहिए। आगे है इम्प्रूव्ड डायग्नोस्टिक्स एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की दिशा में भी हम कुछ काम कर सकते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि रियल टाइम डेटा जनरेशन के लिए या उसको प्राप्त करने के लिए एक नेशनल वन हेल्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को डेवलप किया जाना चाहिए, और इसकी हेल्प से हम रिस्क असेसमेंट बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और जो डिसीजन मेकिंग अक्रॉस द मिनिस्ट्रीज हैं उन्हें कोऑर्डिनेट कर सकेंगे। आगे है क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन की बात की जा रही है। तो एडॉप्टेशन को बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो डिजीज रिसर्च है, क्लाइमेट लिंक्ड डिजीज रिसर्च है, और एडेप्टिव कंट्रोल स्ट्रेटजीज हैं उन्हें विकसित किया जाना चाहिए। आगे इसमें लास्ट पॉइंट है ग्लोबल पार्टनरशिप। तो WHO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एंड UNEP जैसे रीजनल वन हेल्थ नेटवर्क्स जैसे जो पार्टनर हैं उनके साथ हमें अलाइनमेंट अपना बढ़ाना होगा, और स्ट्रेटजिक कोलैबोरेशन की तरफ हमें बढ़ना होगा। तो ये सारी बातें थी अभी वन हेल्थ मिशन के बारे में, नेशनल वन हेल्थ मिशन के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ है इसमें कंक्लूजन है, आप उसको देख लेना। नेक्स्ट न्यूज़ है नेशनल एक्शन प्लान ऑन, यहाँ पर देखिए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0। तो ये न्यूज़ में क्यों, तो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने नेशनल एक्शन प्लान ऑन हेल्थ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसे शॉर्ट में बोलते हैं NAP AMR 2.0, इसे लॉन्च किया है। तो इसके बारे में बताया गया है कि ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.0 क्या है। इसका टाइम पीरियड है 2025 से 2029, ये याद रखना, ठीक है। और इसका विजन क्या है, विजन आप यहाँ पर देखिए। तो इसका विजन है मल्टी सेक्टोरल एविडेंस बेस्ड वन हेल्थ अप्रोच की हेल्प से जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसके इमरजेंस और ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना, और ऐसा करके एक सस्टेनेबल ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स एनवायरनमेंट के लिए एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम को क्रिएट करना, ये इसका विजन है। वन हेल्थ मिशन के बारे में तो हम लोग, या वन हेल्थ अप्रोच के बारे में तो हम लोगों ने अभी पीछे देखा ही है कि ये एक ऐसी अप्रोच है जिसमें ये रिकॉग्नाइज किया गया है कि पीपल, एनिमल एंड एनवायरनमेंट की जो हेल्थ है वो फंडामेंटली एक दूसरे से लिंक है। आगे है की फीचर्स क्या हैं, इस एक्शन प्लान के की फीचर्स बताए गए हैं। तो ये जो प्लान है ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच पर बेस्ड है, और इसमें जो फंडिंग होगी वो सेक्टर वाइज और डिपार्टमेंट वाइज फिक्स की जाएगी। आगे है इन्फोर्सेबल अकाउंटेबिलिटी मॉडल। तो यह इस प्लान की बहुत बड़ी खासियत है। 20 से अधिक मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ने अपने स्पेसिफिक टाइम बाउंड और बजट एक्शन प्लान्स सबमिट किए हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इन डिपार्टमेंट्स की और इन मिनिस्ट्रीज की जिम्मेदारी तय हो, मतलब इन प्लान्स के थ्रू जो अकाउंटेबल अथॉरिटीज हैं उनकी जिम्मेदारी तय होगी, और इम्प्लीमेंटेशन केवल जो पेपर्स हैं उन्हीं तक सीमित नहीं रहेगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ वन हेल्थ अप्रोच। तो जो NAP AMR 2.0 प्लान है उसमें वन हेल्थ अप्रोच को पूरी तरीके से मजबूती से इंटीग्रेट किया गया है। इस प्लान में पहली बार इस प्लान के तहत आप यहाँ देख सकते हैं, पहली बार NAP 2.0 के तहत
एनवायरनमेंट में एंटीबायोटिक रेजिड्यूज एंड रेजिस्टेंस जो पैथोजेंस होते हैं, इनकी सिस्टमैटिक सर्विलांस को मैंडेटरी बनाया गया है। इसके साथ ही जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिसमें जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होंगे वो शामिल होंगे, और एक नेशनल AMR स्क्रीनिंग कमेटी एंड मॉनिटरिंग कमेटी, नेशनल AMR स्टीयरिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी भी होगी। इनका क्या काम होगा? इनका काम होगा इंटरसेक्टोरल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें रिजॉल्व करना, और सभी मिनिस्ट्रीज के बीच में जो स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट्स हैं उन्हें सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है इसमें कुछ अदर्स इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात की गई है यहाँ पर। इसमें उन कई महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल कदमों की चर्चा की गई है, जैसे डाटा शेयरिंग को बढ़ावा देना, जीनोमिक सर्विलांस पर विशेष फोकस करना, ऐसे है प्रिस्क्रिप्शंस ऑडिट्स को मजबूत करना, और हॉस्पिटल्स में एंटी माइक्रोबियल स्टेवार्डशिप प्रोग्राम्स हैं उन्हें लागू करना, जिससे डॉक्टर्स को इंपीरियल प्रेस्क्राइबिंग यानी अनावश्यक और गलत एंटीबायोटिक जो यूज हैं उनसे बचने में मार्गदर्शन मिल सके। चलिए आगे देखते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर 6 स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं इस प्लान के। पहला है इसमें इम्प्रूव अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की अवेयरनेस और उसकी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करना, लेबोरेटरी कैपेसिटी को मजबूत बनाना, इसी तरीके से जो इन्फेक्शंस के इंसिडेंट्स हैं उन्हें कम करना, और एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हैं उनके यूज को ऑप्टिमाइज करना, रिसर्च एंड इनोवेशंस को बढ़ावा देना, और गवर्नेंस, कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन को मजबूत बनाना। ये इसके 6 ऑब्जेक्टिव हैं, आप इनको एक बार देख लेना। 3, 4 एंड 5, 6। आगे कंक्लूजन दिया गया है, तो इसको आप अपने तरीके से पढ़ लेना। अगला है बिरसा 101। तो ये चर्चा में क्यों है? भारत ने अभी हाल ही में अपनी पहली यानी फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन एडिटिंग थेरेपी लॉन्च की है। इसका नाम है बिरसा 01, और यह थेरेपी खासतौर पर सिकल सेल डिजीजेस के इलाज के लिए विकसित की गई है। इधर बॉक्स में सिकल सेल डिजीजेस के बारे में बताया गया है, और इसकी डेफिनेशंस दी गई है कि ऐसे हेरिडेटरी ब्लड डिसऑर्डर होते हैं सिकल सेल डिजीजेस जो हीमोग्लोबिन जीन होती हैं उनमें म्यूटेशन से ये डिजीजेस उत्पन्न होती हैं। इनका मैकेनिज्म क्या होता है? इन डिजीजेस में क्या होता है कि जो सिकल शेप्ड रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको बढ़ावा मिलता है, और ये जो ब्लड सेल्स होते हैं ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देते हैं, और इस तरीके से जो ऑक्सीजन का लेवल होता है वो कम हो जाता है। इम्पैक्ट क्या होता है इसकी वजह से? एनीमिया एंड मेनी डैमेज लंग्स, हार्ट, किडनी, आई, बोन्स एंड ब्रेन। इस तरीके से बहुत सारे बॉडी डैमेजेस क्रिएट हो सकते हैं। और इसमें इंडिया के संदर्भ में कुछ डाटा दिया गया है कि 14.5% अप्रॉक्सीमेटली 14.5% ऑफ ग्लोबल SCDs यानी सिकल सेल डिजीजेस बर्थ इंडिया में हो रही हैं, और यह मुख्य रूप से कहाँ पे परविलेंट है? ट्राइबल एरियाज में। इसका टारगेट क्या है? भारत ने अपना एक टारगेट फिक्स किया है कि 2047 तक जो सिकल सेल डिजीजेज हैं इन्हें एलिमिनेट करना, पूरी तरीके से समाप्त करना। तो यहाँ पर आगे देखते हैं इस जो बिरसा 101 है इसके बारे में, जो क्रिस्पर बेस्ड जीन एडिटिंग थेरेपी है, इसके बारे में कुछ और अतिरिक्त न्यूज़ दी गई है, उसको पढ़ते हैं। तो ये जो बिरसा 101 जो थेरेपी है इसे डेवलप किया गया है CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इस थेरेपी को भगवान बिरसा मुंडा की 150 जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके डेडिकेट किया गया है, इसलिए इसका नाम बिरसा 101 रखा गया है। ये भी याद रखना, ये बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड है या उसे डेडिकेटेड है। इस संदर्भ में CSIR IGIB अभी जो हमने देखा था, CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिससे जो ENFN Cas9 क्रिस्पर बेस्ड थेरेपीज हैं
फॉर सिकल सेल डिजीजेस के लिए या दूसरी जेनेटिक डिसऑर्डर्स के लिए उन्हें इनेबल किया जा सके स्केलेबल अफोर्डेबल तरीके से, और ऐसा करके जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनका इलाज संभव हो सकेगा। आगे यहाँ पर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी एंड मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो क्रिस्पर का पूरा नाम क्या है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, और ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जिनकी हेल्प से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके डीएनए में सेलेक्टिव मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। और ये वर्क कैसे करता है यहाँ पर इसके बारे में भी बात की गई है। तो क्रिस्पर जो तकनीकी है वो बेसिकली बैक्टीरिया के जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है उस पर आधारित है। बैक्टीरिया के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म पर यह क्रिस्पर तकनीकी आधारित है। तो इसमें ये बताया गया है कि जब किसी बैक्टीरिया पर कोई वायरस अटैक करता है तो बैक्टीरिया के डीएनए में जो वायरस का डीएनए होता है उसका कोई एक सेक्शन स्टोर हो जाता है, और इस जो स्टोरिंग पार्ट है वायरस के जीन का जो स्टोरिंग पार्ट है बैक्टीरिया में, इससे क्या होता है कि उस वायरस की बैक्टीरिया को उस वायरस की मेमोरी मिल जाती है और उसे रिमेंबर करने में आसानी होती है बैक्टीरिया के लिए। आगे चलते हैं। आगे बताया गया है कि जब वो सेम टाइप वायरस जो अटैक करता है बैक्टीरिया पर, तो बैक्टीरिया को क्या करते हैं कि एक खास तरीके का प्रोटीन का इस्तेमाल करता है। स्पेसिफिक प्रोटीन होती है ये, इसको बोला जाता है क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन नंबर 9, Cas9। ओके, और इस प्रोटीन की हेल्प से वो क्या करता है कि जो वायरस के डीएनए को कट कर देता है और जिससे वायरस क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जो साइंटिस्ट हैं वो इसी क्रिस्पर या Cas9 सिस्टम का उपयोग लेबोरेटरी में करते हैं, और इसमें डीएनए के एग्जैक्ट डिजायर्ड लोकेशन को पहचान की जाती है और वहीं पर प्रेसाइज कटिंग करके वायरस को अलग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है क्रिस्पर जो तकनीक है उसके बारे में। आगे यहाँ पर कुछ मेन कंपोनेंट्स की चर्चा की गई है। क्रिस्पर Cas9 सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट हैं कौन कौन से हैं, तो पहला है Cas9 प्रोटीन। तो Cas9 क्या है? ये एक तरीके का मॉलिक्यूलर सीजर है और इसका क्या काम है? डीएनए को काटना। दूसरा है गाइड आरएनए। ये जो गाइड आरएनए है ये जो Cas9 है उसे ये बताता है कि डीएनए के किस पार्ट पर एग्जैक्टली काटना है, यानी कट बिल्कुल टारगेटेड और एक्यूरेट होता है। ठीक है, देखिए कई बार रिकॉर्डिंग में क्योंकि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और इंग्लिश माइंड में चल रही है क्योंकि वो सामने किताब इंग्लिश में खुली है, तो स्पीड काफ़ी स्लो है, तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा के 2 पॉइंट पर देख सकते हैं या 1.5 पर देख सकते हैं, तो अधिक बेहतर होगा आपके लिए समझने के लिए। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए और हर एक चीज़ आपकी जो किताब में लिखी गई है इस मैगजीन में वो आप तक पहुँचने पाए अच्छे तरीके से। आगे यहाँ पर जीनोम एडिटिंग टूल्स के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से जीनोम एडिटिंग टूल्स हैं। तो क्रिस्पर Cas9 जो भी हमने देखा है, होमिंग एंडोन्यूक्लियोसिस, ठीक है, और जिंक फिंगर न्यूक्लियोसिस, टेल न्यूक्लियोसिस, ये सारे होम एंडोन्यूक्लियोसिस को मेगा न्यूक्लियोसिस भी बोलते हैं। तो सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या है ये जो जीनोम एडिटिंग टूल्स हैं। तो क्रिस्पर Cas9 ये आरएनए की मदद से Cas9 प्रोटीन को डीएनए के सही स्थान तक ले जाता है जिससे कटिंग की जा सके। आगे है होमिंग एंडोन्यूक्लियोसिस, होमिंग एंडोन्यूक्लियोसिस, ये नेचुरल एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए के एक लंबे हिस्से को पहचान कर काट सकते हैं। आगे है जिंक फिंगर न्यूक्लियोसिस, ये स्पेशल प्रोटीन डोमेन होते हैं जो डीएनए को पहचान कर उसे काटते हैं। लास्ट है इसमें टेल न्यूक्लियोसिस, ये दो हिस्सों से मिलकर डीएनए के चुने हुए स्थान पर कट लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इनके बारे में भी बताया गया है कि किस तरीके से क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है उसकी वर्किंग क्या है। तो इसमें आप देख लीजिए। तो Cas9 आइडेंटिफाई कर रहा है किसको?
टारगेट डीएनए को, फिर क्रिस्पर कट्स द टारगेट डीएनए, तो जो टारगेटेड डीएनए है उसको काट रहा है। और यहाँ पर लास्ट में है साइंटिस्ट कैन नाउ एडिट द जीन थ्रू डीएनए डेलिनेशन, मॉडिफिकेशन और एडिशन। इन तकनीकों की वजह से ये जो साइंटिस्ट हैं इन जो डीएनए को है उनको जोड़ देते हैं। तो रेड वाले पार्ट को आप देखिए यहाँ से अलग करके निकाल दिया जाता है, जो इन्फेक्टेड डीएनए है या आप कह सकते हैं कि मॉडिफाइड डीएनए है, उसको कट करके निकाल दिया जाता है और बाकी को ऐड कर दिया जाता है या मॉडिफाई कर दिया जाता है या उसको डिलीट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस वर्क करती है। आइए यहाँ पर देखते हैं रिलेटेड न्यूज है इससे कुछ, जो क्रिस्पर 19 है या जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, उससे कुछ रिलेटेड न्यूज है। पहली है टीएमपीबी बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो जो ICAR CRRI यानी सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि एक प्लांट्स के लिए एक नया जीनोम एडिटिंग टूल विकसित किया है और इसे पेटेंट भी मिल चुका है। ठीक है, ये स्पेशली प्लांट्स के लिए है, याद रखना। ये ऑप्शन में दिया जा सकता है कि TNPB बेस्ड टेक्नोलॉजी किस चीज़ के लिए है, किसने डेवलप की है, तो प्लांट्स के लिए है। और ये एक तरीके का जीनोम एडिटिंग टूल्स है प्लांट्स के लिए, और इसे डेवलप किया है सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि TNPB प्रोटीन के बारे में। ये एक ट्रांसपोसोन एसोसिएटेड प्रोटीन है जो मॉलिक्यूलर सीजर की तरह डीएनए को काटता है। यह Cas9 या Cas12a की तुलना में काफी छोटा होता है। जो अभी हमने देखा है ट्रांसपोन्स और ट्रांसपोसेबल एलिमेंट्स जो होते हैं, इन्हें जंपिंग जीन्स के रूप में भी जाना जाता है, और ये एक स्थान से वन प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, आगे है इसमें बताया गया, तो जो TNPB का जो छोटा साइज है, कॉम्पैक्ट साइज जो इनका है, ये इसकी वजह से ये प्लांट सेल के अंदर आसानी से पहुंचने में इनको आसान बनाता है, इनका छोटा साइज। और यहाँ तक कि जो वायरस मेडिएटेड डिलीवरी है उसके जरिए भी इन्हें पहुंचाया जा सकता है। अगला है GloCas9, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो कोलकाता के बोस इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने GloCas9 को डेवलप किया है। इनका प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST के अंडर में था, और इनके द्वारा इसे GloCas9 को डेवलप किया गया है। ये भी एक क्रिस्पर प्रोटीन है जो जीन एडिटिंग करते समय लाइट को एडिट करता है, लाइट एमिट करता है। और ऐसा क्यों होता है, ये लाइट एमिट क्यों करता है? क्योंकि इसे जो डीप सी श्रिम्प्स हैं उनसे प्राप्त नैनो ल्यूसिफरेस फ्रेगमेंट्स के साथ जोड़ा गया है। तो ये फ्रेगमेंट्स जुड़कर लाइट एमिट करते हैं। तो ये न्यूज़ थी बिरसा 101 से रिलेटेड, और उससे एसोसिएटेड जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनसे रिलेटेड। अगला है WHO ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2025। ये एक ग्लोबल TB रिपोर्ट है जो WHO के द्वारा पब्लिश की गई है, और इसमें इंडिया के TB इंसिडेंस को बताया गया है कि उसमें 21% की कमी आई है। ट्यूबरक्लोसिस इंसिडेंस का मतलब है जो नए केसेस हर साल इमर्ज हो रहे हैं उनमें 21% की कमी देखने को मिली है। तो आगे और क्या है इसमें न्यूज़ में, आगे हम देखते हैं। तो ये बताया गया है कि जो TB है, ट्यूबरक्लोसिस है, वो उन 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉजेज में से है जो डेथ के लिए जिम्मेदार हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, पूरे विश्व में 10 TB जो है उन 10 कारणों में शामिल है जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं। ठीक है, और इसमें कुछ अदर फाइंडिंग्स की बात की गई है। तो ये बताया गया है कि 2024 में 2024 में 1.23 मिलियन पीपल की डेथ हो गई है। इसी तरीके से जो ग्लोबल TB इंसिडेंस रेट है, अभी हमने देखा था इंसिडेंस रेट का मतलब है जो नए केसेस प्रति साल आ रहे हैं, प्रतिवर्ष नए केसेस आ रहे हैं, उन्हें TB इंसिडेंस के रूप में जाना जाता है। तो ये रिड्यूस हुआ है कितना, 12% के आसपास। कब से कब तक? 2015 से 2024 के बीच में जो TB इंसिडेंस रेट है उसमें कमी आई है 12% की। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर
कुछ और बातें बताई गई हैं कि जो ग्लोबल टीबी डेथ्स है उसमें भी रिडक्शन हुआ है 29% के आसपास 2015 से लेकर 2024 के बीच में। इंडिया की सिचुएशंस बताई गई है। तो इंडिया के बारे में बताया गया है कि 2015 में पर लाख पॉपुलेशन पर 28 पीपल जो थे उनकी डेथ टीबी की वजह से हो रही थी। ये रिड्यूज होकर 2024 में 21 पीपल हो गई है पर लाख पॉपुलेशन पर। मतलब अब 1 लाख 2024 के अनुसार 1 लाख जनसंख्या पर 21 लोग टीबी से मर रहे हैं। पहले 2015 में कितना था, 28 लोग मरते थे टीबी की वजह से 1 लाख जनसंख्या पर। तो ये कमी आई है, 28 से घटकर 21 हो गए हैं। और रिपोर्ट में ये एक बहुत चिंताजनक बात बताई गई है कि जो ग्लोबल टीबी बर्डन है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। लगभग 25% टीबी पेशेंट्स हैं वो इंडिया में रहते हैं वर्ल्ड वाइड। जो ग्लोबल लेवल पर टीबी पेशेंट्स हैं उसके 25% लोग इंडिया में हैं। इसी तरीके से ये भी बताया गया है कि जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी या रिफैम्सिन रेजिस्टेंस टीबी के जो केसेस हैं 2024 में वो इंडिया में 32% हैं। जो ग्लोबल टीबी पेशेंट्स हैं उनकी तुलना में या उसमें से मान लीजिए कि वहाँ पे 100 मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी पेशेंट हैं थ्रू आउट ग्लोब, तो उसमें से 32 पीपल कहाँ पे हैं, इंडिया में है। ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं हम। रिफैम्सिन रेजिस्टेंस क्या होता है? रिफैम्सिन एक सेकेंड ऑर्डर मेडिसिन होती है टीबी में, ठीक है। एक फर्स्ट ऑर्डर मेडिसिन होती है, उसमें कुछ दवाइयाँ चलती हैं। तो सेकेंड ऑर्डर टीबी जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होती है तो जो टीबी का वायरस है इस दवाई के विरुद्ध प्रतिरोध पैदा कर लेता है या रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, इसलिए इसको बोला जाता है एमडीआर, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस या फिर रिफैम्सिन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो नॉर्मल टीबी होती है, पहले तो टीबी है, फिर होता है एमडीआर, ठीक, फिर है एक्सडीआर और लास्ट में आता है टीडीआर। इस तरीके से टीबी की जो दवाइयाँ होती हैं उनमें कुछ दवाइयों के प्रति जब वो वायरस रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, यानी जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उनका कोई असर नहीं हो रहा है, तो उसको बोला जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब विभिन्न दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस पैदा हो गया है। फिर एक आता है एक्सडीआर यानी एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंस, यानी जो टीबी की जो दवाइयाँ हैं उनमें से अधिकांश दवाइयों के लिए जब ये वायरस रेजिस्टेंस उत्पन्न कर लेता तो इसको एक्सडीआर बोलते हैं। और जब सभी दवाइयों के लिए के प्रति जब रेजिस्टेंस उत्पन्न कर लेता तो उसको टोटल ड्रग रेजिस्टेंस बोलते हैं, टोटल ड्रग रेजिस्टेंस। इस स्थिति में व्यक्ति की मौत होना एकदम निश्चित हो जाती है। एक्सडीआर और एमडीआर में कई ऐसे केसेस देखे गए हैं कि एमडीआर में तो लोग बच जाते हैं, अगर जो उनको पूरा कोर्स कंप्लीट करें तो एमडीआर में लोग बच जाते हैं। एक्सडीआर और टीडीआर ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। तो कोई भी पेशेंट अगर जो टीबी की इनिशियल स्टेज में ही उसको टीबी डिटेक्ट हो रहा है तो उसको पूरा कोर्स कर लेना चाहिए, चाहे वो स्वस्थ भी महसूस क्यों ना हो, लेकिन उसको पूरा कोर्स करना चाहिए जैसा डॉक्टर्स ने बताया है। तो ये है, तो जितने एमडीआर या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के ग्लोब पर केसेस हैं उसके 32% केसेस इंडिया में हैं, ठीक है। ये चीज़ बताई गई है। और ये भी बताया गया है कि इंडिया जो टीबी से जो डेथ हो रही है उसकी 25% डेथ के लिए इंडिया अकाउंटेबल है। मतलब भारत में ऐसी मौतें हुई हैं 25%। और ये कैसी मौतें हैं टीबी डेथ में? इसमें एचआईवी के बिना या एचआईवी के साथ लोगों में होने वाली कुल टीबी डेथ्स का 25% भारत में दर्ज किया गया है। यानी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस के बावजूद भी अभी टीबी बर्डन भारत में काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। ये ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताया गया है। क्या होता है टीबी? तो ये कंटेजियस एयरबॉर्न डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया की वजह से होती है। और अच्छी बात यह है कि टीबी प्रिवेंटेबल और क्यूरेटिव या क्यूरेबल दोनों है, और समय पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिल जाए तो टीबी पूरी तरीके से ठीक भी हो सकती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टाइप ऑफ टीबी के कितने प्रकार हैं वो चीज़ बताई गई है। तो टाइप बेस्ड ऑन दी साइट इन्फेक्शंस, कहाँ पर टीबी हुई है, ऐसा नहीं है कि टीबी केवल लंग्स में होती है, टीबी बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। तो इसमें पहला है पल्मोनरी टीबी, ठीक है, पल्मोनरी टीबी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी एंड स्पाइनल टीबी। ये एक सबसे जो पल्मोनरी टीबी है ये टीबी का सबसे कॉमन फॉर्म है और ये लंग्स को प्रभावित करता है और कफिंग या स्नीजिंग के थ्रू ये स्प्रेड होता है। जो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके थ्रू ये स्प्रेड होता है और ये हाईली कंटेजियस होता है, मतलब काफ़ी तेज़ी से फैल जाता है। आगे है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो ये टीबी लंग के बाहर होती है,
ठीक है, और लिम्फ नोड्स, बोन्स, ब्रेन, किडनीज, और ये ऐसे ऑर्गन्स को ये इफेक्ट करती है, और आमतौर पर ये कम कंटेजियस होती है। मतलब जो पल्मोनरी टीबी है उसकी तुलना में कम कंटेजियस होती है, और शरीर के अन्य हिस्सों में, शरीर में ही अन्य हिस्सों में ये फैलती है। ऐसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब बोन टीबी होगी, ब्रेन टीबी होगी, किडनी टीबी होगी, तो उसको फैलने की कम संभावना रहती है, लेकिन जो पल्मोनरी टीबी होती है वो तेजी से फैलती है। आगे है स्पाइनल टीबी की बात की जा रही है। तो जो स्पाइनल टीबी होती है या स्पाइन को इफेक्ट करती है, और काफ़ी बैक पेन और मोबिलिटीज से रिलेटेड इशू क्रिएट करती है। मतलब आप चल उठ नहीं सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बैक पेन होगा, इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर है कुछ और टाइप बताए गए हैं कि जो टीबी है वो ड्रग्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स कैसा करती है। तो उसके उस बेसिस पर भी टीबी के कुछ टाइप्स होते हैं। तो पहला है ड्रग सेंसिटिव टीबी। तो ये जो ड्रग सेंसिटिव टीबी होती है, ये जो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी मेडिसिन होती हैं, टीबी के लिए फर्स्ट लाइन एंटी टीबी मेडिसिन होती हैं, जैसे आइसोनाइजाइड एंड रिफैम्सिन, इनसे ठीक हो जाती है। दूसरा है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। तो इसमें जो टीबी होती है वो स्टैंडर्ड मेडिसिन, यानी जो फर्स्ट लाइन टीबी मेडिसिन होती हैं उनके प्रति रेजिस्टेंट क्रिएट कर लेती है और जवाब नहीं देती है। और इसमें पहला है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ठीक है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो इसमें जो टीबी होती है वो रिफैम्सिन एंड आइसोनाइजाइड, जो 2 फर्स्ट लाइन टीबी मेडिसिन होती हैं, उनके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस जनरेट कर लेती है, और इस तरीके से एमडीआर टीबी होती है। आगे है एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी या एक्सडीआर। ठीक है, एक्सट्रीमली नहीं, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होती है। इसमें ये जो टाइप है टीबी का, ये स्ट्रॉन्गर मेडिसिन जो होती हैं टीबी के लिए वो भी वर्क नहीं करती हैं। लास्ट में आती है टीडीआर, जो हम लोगों ने अभी देखा था, टोटली ड्रग रेजिस्टेंस। तो उसमें कोई दवा काम नहीं करती है, और उस समय फिर काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती है। यहाँ पर है फैक्टर्स लीडिंग टू टीबी कंट्रोल इन इंडिया। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो भारत में टीबी कंट्रोल को बढ़ावा दे रहे हैं। तो पहला है कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं। तो पहला इन इनिशिएटिव्स में है नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, NTEP। ये एक रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का एक पार्ट है, और इसको बाद में रिवाइज करके नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का नाम दिया गया 2020 में। और इसका टारगेट है कि 2025 तक टीबी को इंडिया से एलिमिनेट कर देना है। दूसरा एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017 to 2025। इसमें भी ये टारगेट किया गया है कि इंडिया में टीबी को 2025 तक एंड करना है। फिर है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। इसे 2022 में लॉन्च किया गया था, और इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो टीबी पेशेंट्स हैं उन्हें एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। और निश्चय पोषण अभियान है, इसे 2018 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। और इसमें जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है 1000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, और हाँ, वो नोटिफाइड इस असिस्टेंस को प्राप्त करने के लिए या सरकारी सहायता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का नोटिफाइड ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट होना चाहिए, मतलब किसी सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा हो। और न्यूट्रिशनल सपोर्ट, सरकारी या प्राइवेट कहीं पर भी इलाज चल रहा हो, और ये जो सहायता दी जाएगी वो उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए होगी, क्योंकि टीबी की जो दवाइयाँ चलती हैं तो उसमें हाई लेवल की प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हाँ, तो उसमें आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जो नॉनवेज है, मतलब वेजिटेरियंस होते हैं, उनको भी कई बार नॉनवेज खाना पड़ता है, क्योंकि जो नॉनवेज प्रोडक्ट्स हैं उनके माध्यम से आप तेज़ी से प्रोटीन्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। एग्स खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं, आलमंड्स खा सकते हैं, या दूसरी प्रोटीन, हाई प्रोटीन जो चीज़ें होती हैं उनको खाना होता है। इसमें है अगला, जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसको फुलफिल करके टीबी को कंट्रोल किया जा रहा है। तो पहला इसमें स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो टीबी डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं उनका एक्सपेंशन किया गया है, और माइक्रोस्कोपी लैब्स, ट्रीटमेंट सेंटर्स, इन्हें भी एक्सपेंड किया जा रहा है। और ये सब हो रहा है NTEP के माध्यम से। NTEP मतलब नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के माध्यम से। दूसरा इसमें है डिजिटल हेल्थ एंड मॉनिटरिंग सिस्टम।
तो एक जो निश्चय पोर्टल है, अभी हमने देखा था निश्चय पोषण योजना के लिए, योजना के अंतर्गत उसमें 1,000 रुपये पर मंथ सभी पेशेंट्स को दिए जाते हैं। तो उससे रिलेटेड एक निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये एक वेब बेस्ड पेशेंट मैनेजमेंट एंड सर्विलेंस सिस्टम है, किसके अंडर में, ये भी NTEP के अंडर में है, यानी नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के अंडर में ये कार्य कर रहा है। आगे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर थेरेपीज, कुछ नई थेरेपीज को इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे इसमें है न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स लाइक BPALM, यानी बेडाकुलिन, पेट्रोमैनेट एंड लाइनजोलिड, मैक्सीफ्लॉक्सैसिन। तो ये सब टीबी की कुछ नई दवाइयां हैं, कुछ नई थेरेपीज हैं, इनको इंट्रोड्यूस किया गया है और इनकी वजह से टीबी की केयर की जा सकती है और जो ड्रग रेजिस्टेंस टीबीज हैं उनमें भी ये दवाइयां काम करती हैं। बेटर डायग्नोसिस पर फोकस किया जा रहा है और इसके लिए यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग का सहारा लिया जा रहा है। और ये जो यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग सेंटर्स हैं, ये भी NTEP के अंडर में कार्य कर रहे हैं और इनका पर्पज है कि जो टीबी पेशेंट्स डायग्नोस किए गए हैं उनमें ये देखना कि वो ड्रग रेजिस्टेंस तो नहीं है, मतलब इस चीज़ की जांच करना। आगे है एडवांस टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने पर फोकस किया जा रहा है। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल है, मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक्स जैसे NAT यानी न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, होल जीनोम सीक्वेंसिंग, ये सब चीज़ें मतलब इन सब चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है, जिससे जो अर्ली डिटेक्शन है और जो टीबी केसेस हैं उनकी मॉनिटरिंग है उनको मजबूत किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर आगे चैलेंजेस हैं कि जो हम टीबी को समाप्त करने में, जैसे हमने एक टारगेट देखा है कि 2025 तक टीबी को समाप्त करना है, इसमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो इसके मार्ग में हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। तो पहला है कि गैप्स इन डायग्नोसिस पर्टिकुलरली इन रिमोट एंड रूरल एरियाज। तो बहुत से रूरल एरियाज में मतलब जो टेस्टिंग है या डायग्नोस्टिक्स प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है, ये पाया गया है। तो जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर एडवांस डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ नहीं है और ये पाया गया है। एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि कश्मीर में 1250 लोगों का सर्वे किया गया और उसमें से 250 लोगों में, मतलब 250 लोगों में क्या कहते हैं, एक्टिव केस पाए गए टीबी के, और ये सर्वे हुआ था गुरेज वैली ऑफ कश्मीर में। तो ये कश्मीर के, आप इस एग्जांपल को कोट कर सकते हैं आगे या आगे याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें से डिजिटल डिवाइड की बात की जा रही है। एक बड़ा चैलेंज ये है डिजिटल डिवाइड, मतलब जो दूर दराज हेल्थ यूनिट्स हैं, यानी पेरिफेरल हेल्थ यूनिट्स हैं, दूर दराज के गाँवों में जो हेल्थ सेंटर्स ओपन हुए हैं वहाँ पर एडिक्वेट कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, रिलायबल इंटरनेट फैसिलिटीज़ की कमी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स नहीं है। इस तरीके से जो निश्चय पोर्टल है उस पर वो बहुत बेहतर काम नहीं हो पा रहा है। आगे यहाँ पर है सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ की बात की जा रही है। तो हम जानते हैं कि कोई भी बीमारी हो, कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो, इन सब का ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे होता है, पुअर पीपल्स पे होता है, माल नरिश्ड पीपल्स पे होता है, जो गरीब और भुखमरी के शिकार हैं। इस तरीके से माइग्रेंट वर्कर्स भी इससे इफेक्ट होते हैं और ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी, क्योंकि उनके पास भी जो सोशल सर्विसेज की एसेसिबिलिटी होती है काफ़ी कम होती है, और अर्बन स्लम्स। तो ये सब जो एरियाज हैं ये काफ़ी ज़्यादा टीबी के लिए प्रोन एरियाज हैं। तो ये पाया गया है कि एक सर्वे हुआ था उसमें कि जो 60% ऑफ माइग्रेंट वर्कर दिल्ली में है, ये ये काफ़ी प्रिकेरियस कंडीशंस में रह रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोन एरियाज हैं फॉर दी टीबी। यहाँ पर है लूमिंग माल न्यूट्रिशन की बात की जा रही है। ये भी एक अध्ययन में पाया गया है कि जो माल न्यूट्रिशन टीबी है, माल न्यूट्रिशन है, वो जो टीबी के इंसिडेंस को 6 to 8 टाइम इंक्रीज कर देता है। अगला एक चैलेंज है कि हाई MDR और या रिफेम्पसिन रेजिस्टेंस टीबी के केसेस का बर्डन भारत में काफ़ी ज़्यादा है। आप कह सकते हैं कि MDR टीबी केसेस भारत में काफ़ी ज़्यादा है। जैसा हमने देखा है कि जितने भी MDR के ग्लोबल लेवल पर केसेस हैं उसके 32% केसेस इंडिया में हैं
और इस वजह से काफ़ी इन्हें इनके डायग्नोस करना, इन्हें अच्छी तरीके से हेल्थ सर्विसेज और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, ये एक बड़ा चैलेंज है। अगला है फ्रीक्वेंट ड्रग शॉर्टेज। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की गई है कि एक दवाई होती है टीबी की, साइक्लोरिसिन, ठीक है। इसको महाराष्ट्र में केवल 25,000 टैबलेट्स ही मिल पाई पिछले महीने में, जबकि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, लगभग 3 लाख टैबलेट्स की जरूरत थी, और 3 लाख टैबलेट्स की जरूरत थी और मिली कितनी है, 25,000 टैबलेट्स ही पहुंच पाई। तो देखिए 2,75,000 टैबलेट्स का गैप देखने को मिला। तो इस तरीके से जब टीबी इतनी डेंजर चीज है कि अगर जो डॉक्टर ने बोला है कि आपको पर डे 11 बजे दवाई खानी है और एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए, और बीच में दवाई ही नहीं मिल पा रही है, आपका गैप हो जा रहा है, तो फिर आप कहाँ से लाओगे। सिस्टमैटिक फैक्टर्स की बात की जा रही है यहाँ पर है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का शॉर्टेज है, टीबी हेल्थ विजिटर्स टाइम पर अपना विजिट नहीं करते हैं। काउंसलर्स की शॉर्टेज है, आप देख सकते हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उनकी 67% जो वैकेंसीज हैं वो अभी तक फिल नहीं की गई हैं। इसी तरीके से लैब असिस्टेंट्स की जो 43 वैकेंसीज अभी तक पेंडिंग हैं। एनवायरनमेंट एंड लिविंग कंडीशंस भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुंबई में 8 to 10% ऑफ द रेजिडेंट्स इन डेंसर लेस लाइट फील्ड एंड पुअरली वेंटिलेटेड कॉम्प्लेक्सेस में जो है उनको टीबी है। और इस तरीके से जो खुले में या वेंटिलेटेड एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी तुलना में खुले में जो लोग रहते हैं उनमें 1% टीबी के केसेस पाए गए हैं। वहीं पर जो डेंस एरिया में या ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर लाइट कम है या स्लम एरियाज में जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर 8 से 10% टीबी के पेशेंट्स पाए गए हैं। अदर है यहाँ पर कुछ हाई बर्डन ऑफ को मॉर्बिडीज लाइक कुछ दूसरी जो डिजीजेज होते हैं जैसे डायबिटीज़ है, तमिलनाडु में ये पाया गया है कि 25% जो टीबी पेशेंट्स हैं उनमें डायबिटीज़ पाया गया है, ठीक है। इसी तरीके से लगभग 24% या 25% के पास प्री डायबिटिक कंडीशंस भी थी। इसी तरीके से दूसरी नेचुरल डिजीजेज हैं जैसे फ्लड एंड ड्राउट्स है, तो इनका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जो अनरेगुलेटेड प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनरेगुलेटेड है। प्राइवेट हेल्थ सेक्टर की जो सर्विसेज हैं वो अनरेगुलेटेड है, इनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारा कुछ था जो टीबी से रिलेटेड ये आर्टिकल था, इसके बारे में आप इसको देख लेना, WHO ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025 के से संबंधित। तो ये सारी चीज़ें इसमें लगभग कवर हो गई हैं, आपको नए तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, और कभी ऐसा कुछ पूछा जाता है तो आप इनको मेंशन कर सकते हैं। अगली न्यूज है GS80 7R। तो ये चर्चा में क्यों है, आप देखिए जो GS80 7R यानी CMS-03 जो सैटेलाइट है उसे अभी हाल ही में LVM-3 रॉकेट लॉन्चर की हेल्प से लॉन्च किया गया है। कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। तो ये जो LMV-3 है ये इंडिया का हैवीएस्ट ऑपरेशनल रॉकेट है, इस बात को ध्यान देने की जरूरत है। आगे यहाँ पर कुछ और न्यूज दी गई है। CMS-03 सैटेलाइट को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। GS80 7R ये दर्शाता है कि इंडियन नेवी किस प्रकार एडवांस्ड सैटेलाइट कम्युनिकेशन का उपयोग करते हुए मैरीटाइम जो इंटरेस्ट्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, और यह सैटेलाइट डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करता है। अब आगे GSAT 7R यानी CMS-03 सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया है। ये इंडिया के एडवांस डिफेंस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सीरीज का एक पार्ट है। इस सीरीज को बोला जाता है GSAT 7। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ऐसा कम्युनिकेशन लिंक जिसमें एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को प्रोपगेशन पाथ में यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन के प्रोपगेशन पाथ में आर्टिफिशियल सैटेलाइट को यूज किया जाता है, उसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहते हैं। ये एक तरीके का वायरलेस कम्युनिकेशन का पार्ट है, या आप उसको कह सकते हैं एक तरीके का वायरलेस कम्युनिकेशन है जो, और इसमें जो सैटेलाइट्स होती हैं वो रिले स्टेशन की तरीके से स्पेस में रिले स्टेशन की तरीके से काम करती हैं और बहुत लंबी दूरी तक
जो डाटा ट्रांसफ़र को संभव बनाती हैं। इसका वेट कितना है GSAT-7R सैटेलाइट का? इसका वेट है 4400 किलोग्राम। इसका ऑर्बिट क्या है, कवरेज क्या है, मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स क्या होंगे और लाइफ स्पैन क्या है, ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इसकी ऑर्बिट है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट यानी GTO। तो GTO में इसे लॉन्च किया गया है। बाद में यह स्टेशनरी जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट है उसमें स्थापित हो जाएगा। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की हाइट कितनी है? 35,786 किलोमीटर अबव द अर्थ। ओके, इसका कवरेज कितना होगा? तो ये इंडियन ओशन रीजन को कवर करेगा, जिससे पूरा इंडियन जो लैंड मास है उसका कवरेज हो सकेगा, और भारत कोस्ट लाइन से लगभग 2000 किलोमीटर तक का क्षेत्र कवर कर सकेगा। इसमें ये मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स इसमें यूज किए गए हैं, या हम कह सकते हैं जो सैटेलाइट्स है वो मल्टीपल फ्रिक्वेंसी बैंड्स पर काम कर सकता है। और इसमें कौन कौन से फ्रिक्वेंसी बैंड शामिल हैं? UHF, SC एंड KU। और इन बैंड्स पर काम करने की वजह से ये सैटेलाइट वॉइस, वीडियो और डेटा को ट्रांसमिशन करने में इनेबल है। आगे इसका लाइफ स्पैन क्या है? तो 15 ईयर्स इसका लाइफ स्पैन है, और यह जो पुराने GSAT-7 इनसैट 4B रुक्मनी सैटेलाइट को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में था। आगे देखते हैं, कुछ एक आधा और पॉइंट है शायद। हाँ, इसका पर्पस क्या है? पर्पस किसी भी सैटेलाइट लॉन्च का पर्पस होता है तो स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन करना, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाना, जो लिंक है नेवी, शिप्स, सबमरीन, एयरक्राफ्ट एंड मैरीटाइम ऑपरेशनल सेंटर्स के बीच में लिंक को सिक्योर करना। तो ये इसका पर्पस है। आगे इसमें बताया गया है कि क्या सिग्निफिकेंस है इंडिजीनियस सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिफेंस सेक्टर में। इंडिजीनियस सैटेलाइट कम्युनिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है? तो इसमें पहला सिग्निफिकेंस है मैरीटाइम सर्विलांस। तो इंडिजीनियस सैटेलाइट कम्युनिकेशन की हेल्प से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है। रियल टाइम मॉनिटरिंग को एनहेंस किया जा सकता है थ्रू आउट द इंडियन ओशन रीजन में। इसी तरीके से दूसरा है सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, और इस सिक्योर कम्युनिकेशन में वॉइस, वीडियो एंड डाटा ट्रांसमिशन शामिल है। दूसरा है, अगला इसका सिग्निफिकेंस है इंटर सर्विस इंटीग्रेशन। तो इस तरीके की इंडिजिनियस सैटेलाइट्स की हेल्प से सीमलेस कम्युनिकेशन सीमलेस कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है बिटवीन जो सभी मिलिट्री ब्रांचेज हैं उनके बीच में। और इसी तरीके से स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की भी बात है। तो जब हम इंडिजिनियस सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर डिपेंड होते हैं तो इस तरीके से एक हमारा जो सोवरेन कंट्रोल होता है वो इन्हेंस हो जाता है। किस चीज़ पे? कम्युनिकेशन एंड सर्विलांस डोमेन्स पर। कम्युनिकेशन एंड सर्विलांस डोमेन्स पर हमारा सोवरेन कंट्रोल यानी संप्रभु अधिकार स्थापित हो जाता है। दूसरा है नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर। तो इस तरीके के जो सैटेलाइट्स होते हैं वो जो नेवल एंड एयर ऑपरेशंस होते हैं उन्हें हाई बैंडविड्थ नेटवर्क्स के हेल्प से सपोर्ट करते हैं। और लास्ट में इसमें बताया गया है फ्यूचर वार फाइटिंग। तो इंडिजिनियस सैटेलाइट कम्युनिकेशन की हेल्प से हम अपनी जो डिफेंस सैटेलाइट्स हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को एक्सपेंड किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ अदर सैटेलाइट्स बताई गई हैं GSAT-7 सीरीज़ की। तो फॉर नेवी, फॉर एयरफोर्स एंड फॉर आर्मी। तो जो GSAT सीरीज़ है ये क्या कहते हैं, मेजरली डिफेंस सेक्टर को टारगेट करती है। और ऐसी जो इसमें सैटेलाइट्स लॉन्च की जाती हैं वो कहीं ना कहीं से हमारे जो डिफेंस सेक्टर है उसको स्ट्रांग बना रही हैं। तो इसमें पहला है GSAT-7 रुक्मनी इसको बोलते हैं। ये 2013 से ऑपरेशनलाइज है। ठीक है, और ये क्या काम कर रहा है कि जो मैरीटाइम कम्युनिकेशन एंड सर्विलांस को प्रोवाइड करा रहा है। साथ ही साथ इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये इंडिया की फर्स्ट ऑफिशियली डेडिकेटेड मिलिट्री सैटेलाइट है। तो इसी सैटेलाइट ने, जब हमारा डोकलाम क्राइसिस चल रहा था चाइना के साथ, तो चाइना की युआन क्लास कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को इसने क्या किया था, फाइंड आउट किया था। इस सबमरीन के मूवमेंट को उसने एक तरीके से डिटेक्ट किया था। और तो रुक्मनी ने जो इंडियन नेवी की जो डिपेंडेंस थी फॉरेन सैटेलाइट्स के ऊपर उसको कम किया। और इन फॉरेन सैटेलाइट्स में ब्रिटिश सैटेलाइट्स थी इनमार्सट,
ठीक है, तो इस तरीके से इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। अगला है एयरफोर्स सेक्टर की जो कुछ सेटेलाइट हैं, GSAT-7A। ठीक है, GSAT-7 किसके लिए था? नेवी के लिए था। GSAT-7A किसके लिए है? ये एयरफोर्स के लिए है। और GSAT-7B किसके लिए है? आर्मी के लिए है। तो ये डिफरेंस सब में याद रखना। अभी भी ये जो लॉन्च किया गया है, क्या कहते हैं कि GSAT-7R, ये भी किसके लिए है? ये नेवी के लिए है बेसिकली, एक तरीके से। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए है। तो ये इसको रिप्लेस करेगा GSAT-7 को। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में। GSAT-7A, इसको एंग्री बर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, एंग्री बर्ड, और इसे 2018 में लॉन्च किया गया था। तो ये नेटवर्क सेंट्रिक ऑपरेशंस को स्ट्रेंथन करता है और डाटा लिंक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है। इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को कई प्लेटफॉर्म्स को लिंक करने में मदद मिली है, जैसे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ठीक है, UAVs, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट्स, इन सबको एक साथ लिंक करने में हेल्प मिली है। आगे है GSAT-7C। इसको डेवलप किया जाना है और रियल टाइम एंड सिक्योर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जा सकेगा। आगे है GSAT-7B। ये इसे भी डेवलप किया जाना है जिससे बॉर्डर एरियाज में सर्विलांस एंड कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। आगे कंक्लूजन है, तो इसको आप देख लेना। तो ये सारी चीज़ें थी GSAT-7R के बारे में। तो मेनली इसको याद रखना, कहाँ से लॉन्च किया गया है, ये किसे रिप्लेस करेगा, किसको हटाएगा, और ये किसके लिए है? नेवी के लिए है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसमें न्यूज एंड शॉर्ट्स है, ये अगली न्यूज है। तो इसमें पहली है नेक्सकार 19। तो नेक्सकार 19 क्या है? ये एक बायोटेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू है एक तरीके से, और ये एक थेरेपी है जिसे डेवलप किया गया है बी सेल ब्लड कैंसर के इलाज के लिए, इसके लिए विकसित किया गया है। और इस थेरेपी को इम्यूनोएसिटी नाम की कंपनी ने बनाया है, जो कि IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के अंडर इंक्यूबेटेड है। ठीक है, और इसे सपोर्ट किया गया है DBT एंड BRAC द्वारा। यहाँ पर DBT का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, और यहाँ पर BRAC का फुल फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। इनको आप ध्यान में रखना। तो ये जो नेक्सकार 19 जो थेरेपी है, ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस CAR-T सेल थेरेपी है, और इसे मार्केट ऑथराइजेशन प्राप्त हुआ था 2023 में। किसके द्वारा? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, तो ये बताया गया है कि CAR-T सेल थेरेपी क्या होती है। CAR-T सेल, कार का मतलब है सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। तो सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे। तो इस थेरेपी में हम जो ह्यूमन है उसके इम्यून सेल को मॉडिफाई किया जाता है, स्पेशली T सेल्स को, और इनको मॉडिफाई करके पोटेंट कैंसर फाइटर्स सेल में कन्वर्ट किया जाता है, जिन्हें CAR-T सेल्स के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं। तो जो T सेल्स होते हैं वो एक प्रकार के स्पेशल सेल्स होते हैं, या आप कह सकते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स के एक प्रकार होते हैं। और इनका मुख्य कार्य यानी प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? साइटोटॉक्सिक होता है, और इसका मीनिंग होता है कि अदर सेल्स को किल करना, दूसरे सेल्स को मारना। और आप दूसरे आसान शब्दों में समझिए कि ये जो साइटोटॉक्सिक फंक्शन के तहत जो T सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो संक्रमित या एबनॉर्मल सेल्स होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, एबनॉर्मल सेल्स। तो इस प्रकार जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बाद जो ये T सेल होते हैं, ये T सेल्स जो होते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? CAR-T सेल्स में। ठीक है, और ये CAR-T सेल्स जो हैं कैंसर
सेल्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से पहचानते हैं और बाद में उन्हें नष्ट कर सकते हैं। तो यह जो ट्रीटमेंट यानी ये थेरेपी जो है कार्टी सेल थेरेपी, ये स्पेसिफिक रूप से ब्लड कैंसर के पेशेंट्स के लिए होती है और उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनका जो कैंसर है या तो रिलैप्स्ड हो गया है या फिर जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है उनके लिए वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ये कार्टी सेल्स के बारे में पूरी जानकारी है। आगे इसके बेनिफिट्स बताए गए हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं कार्टी सेल थेरेपी के। तो शॉर्ट ट्रीटमेंट ड्यूरेशन इनका होता है, पहला तो यही है। तो जो कीमोथेरेपी, एग्रेसिव कीमोथेरेपी या फिर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स की तुलना में ये फास्ट रिकवरी को सुनिश्चित करता है कार्टी सेल थेरेपी। इसी तरीके से दूसरा है सस्टेन्ड बेनिफिट्स। तो जो कार्टी सेल्स हैं शरीर में लंबे समय तक बने रह सकते हैं और इस तरीके से जो कैंसर रिलैप्स का खतरा इनमें कम हो जाता है पेशेंट्स में। एक्सेसिबिलिटी की बात यहाँ पर की जा रही है। जो नेक्स्ट कार 19 जो थेरेपी है इसकी जो कॉस्ट है वो जो इम्पोर्टेड कार्टी सेल्स थेरेपीज होती हैं उनकी तुलना में काफ़ी कम है। तो ये इसे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। आगे कुछ चैलेंजेस यहाँ पर दिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक प्रकार की कैंसर के लिए बनी थेरेपी दूसरे प्रकार के कैंसर पर ये वर्क नहीं करती है। इसी तरीके से जो नर्वस सिस्टम है वो निगेटिव इफेक्ट हो सकता है। इसी तरीके से साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है। आप इसको आसान भाषा में कह सकते हैं कि जो इम्यून सेल्स हैं उनका ओवर एक्टिवेशन हो जाता है और इसी तरीके से इन्फेक्शंस का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके चैलेंजेस में आती हैं। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से कार्टी थेरेपी है वो कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले पेशेंट के शरीर से ब्लड निकाला जाता है और उसमें एक टाइप वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इन्हें टी सेल्स के रूप में जाना जाता है। और दूसरे स्टेप में टी सेल्स को जो वाइट ब्लड सेल्स से टी सेल्स निकाले जाते हैं उनको लेबोरेटरी में जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया जाता है, यानी जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। और इस प्रोसेस में इन टी सेल्स में जो प्रोटीन्स हैं उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है। इन प्रोटीन्स को सिरेमिक एंटीजन रिसेप्टर्स बोलते हैं, कार्स बोलते हैं। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, तो ये जो कार्टी सेल्स होते हैं थर्ड स्टेप में ये अब एलिजिबल हो जाते हैं कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई करने में और उन्हें डिस्ट्रॉय करने में आगे। और इसमें चौथा स्टेप ये बताया गया है कि जो कार्टी सेल्स हैं इन्हें लैब में मल्टीप्लाइड किया जाता है और फिर पेशेंट्स में जो पेशेंट्स होते हैं उनमें इन्फ्यूज्ड किया जाता है, यानी उनमें इंजेक्ट किया जाता है और इस तरीके से वो अटैक करते हैं कैंसर्स को। तो ये पूरी प्रोसेस है। आगे चलते हैं, अगली न्यूज़ है डेवलपमेंट इन क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो इनमें कुछ भारत के हालिया जो क्वांटम टेक्नोलॉजी से जुड़े कुछ अभी हाल ही में डेवलपमेंट्स हुए हैं उनमें उनकी चर्चा की गई है। तो पहला है इसमें क्यूशिप, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्यूशिप के बारे में। दूसरा है 25 क्यूबिट QPU, ओके। और तीसरा है क्वांटम इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग। तो वन बाय वन देखते हैं क्यूशिप क्या है। क्यूशिप है क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर सिस्टम इन पैकेज, क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर सिस्टम इन पैकेज। तो ये क्या है, ये भारत का क्वांटम सिक्योरिटी चिप है जिसे विशेष रूप से साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए डेवलप किया गया है। तो यह जो चिप है वो क्वांटम सर्टिफाइड रैंडमनेस प्रोवाइड कराता है, यानी ऐसे रैंडम नंबर्स जो आगे चलकर क्वांटम कंप्यूटर की हेल्प से जनरेट किए जाते हैं। ये जो क्वांटम रैंडम नंबर्स हैं इन्हें आगे चलकर क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम में यूज़ किया जाता है और इसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो डाटा है, या आप कह सकते हैं जो डाटा इंक्रिप्शन है और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। इसका मुख्य फ़ायदा क्या है, इससे साइबर थ्रेट्स से सुरक्षा मिलती है और भविष्य में होने वाले जो क्वांटम अटैक्स हैं उनके खिलाफ भी डिफेंस मैकेनिज्म प्रदान करता है। नेक्स्ट है इसमें 25 क्यूबिट QPU। तो यह भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है और इसे डेवलप किया गया है स्टार्टअप QPI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या QPI AI के द्वारा।
तो यह जो चिप है, ये क्वांटम कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें क्यूबिट्स का उपयोग होता है जो क्लासिकल बिट्स से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, और यह डेवलपमेंट भारत को क्वांटम कंप्यूटिंग सिस्टम में मजबूत बनाता है। ठीक है। एक नया अपडेट इसमें जो थर्ड वाला है वो है क्वांटम इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग। ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है, और इसका अर्थ है जब कोई इंफॉर्मेशन किसी क्वांटम सिस्टम से तेजी से फैल जाती है तो केवल उस सिस्टम के एक छोटे हिस्से को मापकर समझ पाना संभव नहीं रहता है। ठीक है। तो क्वांटम इंफॉर्मेशन स्क्रैम्बलिंग क्या बताती है कि जब कोई भी इंफॉर्मेशन किसी क्वांटम सिस्टम में तेजी से स्प्रेड होती है या फैलती है तो उसे उस इंफॉर्मेशन को केवल सिस्टम के एक छोटे से हिस्से को मापकर या लोकल मेजरमेंट्स के माध्यम से समझ पाना संभव नहीं हो पाता है। आगे इसका मैकेनिज्म क्या होता है, यानी ये कैसे कार्य करता है। तो जो क्वांटम इंफॉर्मेशन होती है वो एंटेंगलमेंट के माध्यम से कई पार्टिकल्स में फैल जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंफॉर्मेशन इरेज नहीं होती है बल्कि ग्लोबली हाइड हो जाती है। ठीक है। और ग्लोबल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन है पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और उसे केवल पूरे सिस्टम को मेजर करके ही रिट्रीव किया जा सकता है। आगे एनालॉगी के बारे में बताया गया है। एनालॉगी मतलब आसान उदाहरण। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पानी में एक डाई की बूंद डाल दी जाती है तो धीरे धीरे वह पूरे पानी में फैल जाती है। ठीक उसी तरीके से जो इंफॉर्मेशन एक क्यूबिट में होती है वो धीरे धीरे कई क्यूबिट्स में फैल जाती है। इसका महत्व क्या है, यानी सिग्निफिकेंस क्या है कि क्वांटम इंफॉर्मेशन जो स्क्रैम्बलिंग है उसका महत्व यह है कि यह वेरिफिएबल क्वांटम एडवांटेज को डिमॉन्स्ट्रेट करता है और साथ ही क्वांटम टेक्नोलॉजीज की कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है। तो इस तरीके से यह क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम कम्युनिकेशन दोनों के लिए एक बेहतर कॉन्सेप्ट है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगली न्यूज है इसमें सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। तो आइए बात करते हैं सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट की, जो आज के समय में रिमोट और अंडर सर्व्ड जो रीजन्स होते हैं, अंडर सर्व्ड मतलब जहां तक पहुंच पाना आसान नहीं होता है, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक बनकर उभरी है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। ये चर्चा में क्यों है? अभी हाल ही में एलन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, उसने एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, और इस एग्रीमेंट का पर्पज है कि सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी को रिमोट और अंडर सर्व्ड जो रीजन्स हैं वहां तक पहुंचाना। तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट क्या होता है, यहाँ पर एक डेफिनेशन दी गई है। तो ये जो रिमोट और अंडर सर्व्ड रीजन्स हैं, यहाँ तक जब इंटरनेट पहुंचने की बात की जा रही है सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा, तो इसका मतलब अब यह है कि अब ऐसे सभी रीजन्स जहाँ पर फाइबर केबल या मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट पहुंचना मुश्किल था, वहाँ भी हाई स्पीड इंटरनेट संभव हो पाएगा। आइए तो इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। तो सैटेलाइट इंटरनेट एक प्रकार का वायरलेस ब्रॉडबैंड है, और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के माध्यम से अर्थ के चारों ओर ऑर्बिट करते हुए, यानी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हुए इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। इसमें डिफरेंस क्या है? तो जो फाइबर केबल और डीएसएल बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज थी उनकी तुलना में यहाँ पर क्या है कि किसी फिजिकल ग्राउंड का उपयोग नहीं किया जाता है, या फिजिकल ग्राउंड बेस्ड वायरिंग का उपयोग नहीं किया जाता है। और ये वर्क कैसे करता है इसमें लास्ट में बताया गया है। तो ये काफ़ी आसान है। सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट का जो वर्किंग मैकेनिज्म है काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले जो यूजर्स हैं उनके घर पर लगी हुई डिश के माध्यम से डेटा भेजा जाता है, और डेटा सीधे सैटेलाइट तक पहुंचता है, और इसके बाद सैटेलाइट डेटा को ग्राउंड स्टेशंस तक भेजता है। ये ग्राउंड स्टेशंस ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। और इस तरीके से जो यूजर और ग्लोबल इंटरनेट के बीच कम्युनिकेशन पूरा होता है। आगे इसमें बताया गया है कि लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स की इसमें क्या भूमिका होती है। तो आज के मॉडर्न सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम जैसे स्टारलिंक लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स का उपयोग करते हैं, और इन सैटेलाइट्स की विशेषता या खासियत क्या होती है कि ये अर्थ के काफ़ी करीब लोकेट करते हैं, इसलिए फास्टर इंटरनेट स्पीड मिलती है और लेटेंसी कम होती है। लेटेंसी मतलब जब आप कोई वीडियो चला रहे होते हैं तो कई बार बफरिंग होता है या इंटरनेट कम आता है, तो वो इनमें ऐसी प्रॉब्लम्स कम रहती है। और यही कारण है कि जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं ये ट्रेडिशनल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की तुलना में
काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। आगे चलते हैं अगली न्यूज़ पर। यहाँ पर देखते हैं एक पेज और बचा हुआ है, 3-4 न्यूज़ बची हुई हैं इस पूरे उसमें डिस्कस करने की। इनको कर लेते हैं वन बाय वन। इसमें है वेनाडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी। अभी हाल ही में इंडिया की लार्जेस्ट और फर्स्ट MWH स्केल वैंडिनम रिडॉक्स फ्लो बैटरी को इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे? NTPC नेत्रा में। NTPC नेत्रा क्या है? जो नेत्र है इसका फुल फॉर्म है NTPC एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये NTPC इसे इस्टेब्लिश किया गया था 2009 में। तो NTPC इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेटर क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि ये लार्जेस्ट पावर जनरेटर है NTPC लिमिटेड। और जो नेत्रा है ये एक रिसर्च डेडिकेटेड रिसर्च डेवलपमेंट आर्म है, इसका एक पार्ट है NTPC का, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है। तो इस तरीके से MWH स्केल वैंडिनम जो रेडॉक्स फ्लो बैटरी है, यह एक तरीके से भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जो फ्लो बैटरीज हैं और सॉलिड स्टेट बैटरीज हैं, इन दोनों को नेक्स्ट जनरेशन बैटरी टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है। और ये तकनीकी धीरे धीरे लिथियम आयन बैटरी का एक मजबूत अल्टरनेटिव बनकर उभर रही हैं, खासकर ग्रिड स्केल एप्लीकेशंस के लिए। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी, लॉन्गेविटी एंड सेफ्टी को प्रोवाइड करा रही हैं। तो इसमें बताया गया है कि नेक्स्ट जनरेशन बैटरी टेक्नोलॉजीज क्या हैं। तो इसमें दोनों की चर्चा की गई है, फ्लो बैटरीज एंड सॉलिड स्टेट बैटरीज की। तो एक एक करके देखते हैं कि फ्लो बैटरी और सॉलिड स्टेट बैटरीज क्या है। तो फ्लो बैटरीज का जो वर्क है वो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन यानी रिडॉक्स रिएक्शन पर आधारित होता है। इसमें दो अलग अलग टाइप के लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स लगे होते हैं, और जो एक पोरस मेम्ब्रेन के माध्यम से, पोरस मेम्ब्रेन के माध्यम से आयंस या फिर प्रोटॉन्स को आगे पीछे भेजते रहते हैं। तो ये जो फ्लो बैटरीज हैं ये काफ़ी लार्ज मात्रा में एनर्जी को स्टोर कर सकती हैं, क्योंकि जो इनकी एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी है वो इसके इलेक्ट्रोलाइट सेल्स या फिर इलेक्ट्रोलाइट टैंक्स के साइज पर निर्भर करती है। इसमें फ्लैमेबल या पॉल्यूटिंग मटेरियल्स का यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए ये जो बैटरीज होती हैं वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली और सेफ भी होती हैं। तो फ्लो बैटरीज के टाइप्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो वेनेडियम, रेडॉक्स, जिंक, ब्रोमाइन, आयरन साल्ट और ऑर्गेनिक सिस्टम, ये सभी जो फ्लो बैटरीज के टाइप हैं। इनको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो लगेगा कि ये नई चीज़ हम लोगों के सामने पूछ दी गई है UPSC में, और ये क्या है, जबकि ये चर्चा में तो बना हुआ है ना। तो सॉलिड स्टेट बैटरीज की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किया जाता है और अलग से किसी सेपरेटर की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। इस कारण ये बैटरीज जो होती हैं ये ज़्यादा सेफ होती हैं, क्योंकि ज़्यादा सेफ होती हैं और ये हाई टेम्परेचर और लीकेज या स्वेलिंग की संभावना कम होती है। हाई टेम्परेचर में लीकेज या स्वेलिंग की संभावना इनमें कम होती है। तो ये चीज़ें थी। इसमें सिग्निफिकेंस बताया गया है, एक बॉक्स दिया गया है यहाँ पर कि जो नेक्स्ट जनरेशन बैटरी टेक्नोलॉजीज इनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो पहला है कि ये इंडिपेंडेंट स्केलिंग ऑफ पावर एंड एनर्जी कैपेसिटी की वजह से ये ग्रिड स्केल एनर्जी स्टोरेज के लिए सुटेबल होती हैं। ये लिथियम आयन जो बैटरीज होती हैं उनका एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराती हैं। इन्हें पंप्स, ग्रिड एनर्जी एंड स्टोरेज जैसे पावर मैनेजमेंट सिस्टम में यूज किया जा सकता है। ये लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज को मतलब प्रोवाइड कराती हैं, ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती हैं जिससे एनर्जी को लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज किया जा सके। इस तरीके से ये एक रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन और ग्रिड रेजिलियंस का काम करती हैं। तो ये थी वैंडिनम रेडॉक्स फ्लो बैटरी के बारे में। आगे है एस्केपैड मिशन। ये नासा का एक मिशन है और इसका पूरा नाम है एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनेमिक्स एक्सप्लोरर्स।
तो ये न्यूज़ में क्यों बनी हुई है, क्योंकि स्केपैड जो मिशन के एयरक्राफ्ट को अभी ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि स्केपैड मिशन है क्या। तो इस मिशन का मेन पर्पज है यह पता लगाना कि कैसे सोलर विंड्स मार्स के मैग्नेटिक एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, और यह इंटरेक्शन किस तरीके से मार्स की एटमॉस्फेरिक स्केप को ड्राइव करता है या उसे इम्पैक्ट करता है। जो मार्स का मैग्नेटिक एनवायरनमेंट है, ठीक है, वो यानी मार्स का जो मैग्नेटोस्फियर है वो थोड़ा अलग है। वो किस चीज से बना हुआ है? एंशियंट कोर से बचे हुए मैग्नेटिक फील्ड से और अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद एक वीकर मैग्नेटिक फील्ड से। तो इन दोनों से जो मार्स का मैग्नेटोस्फियर है उसका निर्माण हुआ है, और जो स्केपैड मिशन है इन मैग्नेटिक फील्ड्स और सोलर विंड्स के इंटरेक्शन का अध्ययन करेगी। स्केपैड स्पेसक्राफ्ट को लियोटर ऑर्बिट में भेजा गया है, जो अर्थ के लैग्रेंज पॉइंट के आसपास घूमती है। तो जो लैग्रेंज पॉइंट्स होते हैं वो ऐसे स्थान होते हैं जो दो बड़े पिंडों के, मतलब दो बड़े ऑब्जेक्ट्स के ग्रेविटेशनल पुल और किसी छोटे ऑब्जेक्ट्स को घूमते रहने के लिए जरूरी सेंट्रिपिटल फोर्स आपस में संतुलन में होते हैं। उस पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट्स बोलते हैं। आप इसको एक बार सर्च करके पढ़ना कि लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, इस पे क्वेश्चन भी आया है एक बार। तो लैग्रेंज पॉइंट्स का महत्व क्या होता है? इन पॉइंट्स पे, लैग्रेंज पॉइंट्स पे स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं उनमें हम कम फ्यूल का उपयोग करके लंबे समय तक पोजीशंस बनाए रख सकते हैं। इसी कारण इन्हें डीप स्पेस मिशन में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशंस माना जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगली न्यूज पर। इसमें ऐसा कुछ खास नहीं था। अगली न्यूज है सेंटिनल 6B। ये एक सैटेलाइट है सेंटिनल 6B जिसे लॉन्च किया गया है कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से। किसके माध्यम से? फाल्कन 9 रॉकेट की हेल्प से। तो सेंटिनल 6B सैटेलाइट क्या है? ये एक ज्वाइंट मिशन है किसके बीच में? यूनाइटेड स्टेट्स की दो इंस्टीट्यूशंस यानी नासा और NOAA के बीच में। NOAA क्या है? नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ ही साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो नासा की, यूनाइटेड स्टेट की दो एजेंसी, नासा और नोवा, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन सभी के बीच में, इन सभी का ये एक ज्वाइंट मिशन है। इसका पर्पस क्या है यहाँ पर बताया गया है। ये एक ओशन ट्रैकिंग सैटेलाइट है जिसमें जो लगभग 6 साइंस इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, और इस सैटेलाइट की हेल्प से जो सी लेवल में जो राइजिंग हो रही है उसको मेजर किया जाएगा, और साथ ही साथ उसके क्या इम्पैक्ट अर्थ पे पड़ रहे हैं उसको भी स्टडी किया जाएगा। रिचिन एंड अमोनियम नाइट्रेट, ये अगली न्यूज है, रिचिन एंड अमोनियम नाइट्रेट के बारे में। रिचिन जो भी आप कह लिए, रिचिन एंड अमोनियम नाइट्रेट। तो न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में जो रिचिन पॉइजन है एंड अमोनियम नाइट्रेट है, इससे जुड़े कुछ टेरर अटैक्स को समय रहते अवॉइड किया गया है। इसलिए इन दोनों सब्सटेंसेस को समझना जरूरी हो जाता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिचिन क्या है। तो यह एक प्रोटीन है जो नेचुरली कैस्टर बीन्स, या आप उसको कह सकते हैं जो अरंडी के बीज होते हैं उनमें पाया जाता है, और इसे कैस्टर बीन के वेस्ट रेजिड्यू से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। तो जो रिसिन है वो काफी लीथल पॉइजनस है। ओके, इसमें बताया गया है कि केवल 1 मिलीग्राम, केवल 1 mg रिसिन अगर जो खाने में मिला दिया जाए तो किसी एडल्ट व्यक्ति को मार भी सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके लिए कोई भी एंटीटोड या फिर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है रिसिन पॉइजनिंग के लिए। ये वर्क कैसे करता है? जब ये रिसिन सेल्स में मतलब अंदर चला जाता है शरीर में, तो ये सेल्स के साथ
रिएक्ट करता है और जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है उसको रोक देता है। और जब प्रोटीन सेल्स नहीं बन जो जब सेल्स हैं वो प्रोटीन नहीं बना पाती हैं तो शरीर के विटाल ऑर्गन्स जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। इस तरीके से ये एक तरीके का काफ़ी खतरनाक पॉइजन है। दूसरा है, इसमें अमोनियम नाइट्रेट की बात की गई है यहाँ पर, तो इसको भी देख लेते हैं, शॉर्ट में ही है। तो अमोनियम नाइट्रेट एक वाइट वाटर सोल्यूबल यानी पानी में घुलनशील और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 170 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये खुद से एक्सप्लोसिव नहीं है, मतलब ये अपने आप में एक्सप्लोसिव नहीं होता है, लेकिन यह एक्सप्लोसिव बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज किया जा सकता है। और इसी कारण से इसे सिक्योरिटी और टेररिज्म से जो जुड़े मामले हैं उनमें सेंसिटिव सब्सटेंस के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट एक स्कीम के बारे में बात की गई है, ये लास्ट इसका है, प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा एंड मेडिटेक स्कीम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में? प्रिप स्कीम, PRIP। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कोई कमेंट है आपके, कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थोड़ा वीडियो लंबे बन जा रहे हैं, इसका मैं कुछ रास्ता निकालूंगा। रास्ता यही हो सकता है कि कुछ चीज़ें इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ दी जाएं, बाकी चीज़ों को स्किप कर दिया जाए, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं लाऊं। तो हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन प्लाज्मा एंड मेडिटेक यानी प्रिप स्कीम के लिए जो एप्लीकेशंस हैं उनकी डेडलाइन को एक्सटेंड किया है, यानी उसकी अंतिम जो दिनांक है उसको बढ़ा दिया है। तो प्रिप स्कीम क्या है, इसको देख लेते हैं। इसे लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। ये किसके अंदर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत। इसका फाइनेंशियल आउटले कितना है? 5000 करोड़ रुपीज़। और इसका एम क्या है? कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना किसमें? ग्लोबल पावर हाउस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फार्मा मेडिटेक सेक्टर। तो इंडिया को फार्मा मेडिटेक सेक्टर्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पावर हाउस बनाना, ये इसका एम है। इसके फीचर्स क्या हैं? इसमें दो कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट ए के तहत जो इसके रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, और इसके लिए सेंटर जो नेशनल, यहाँ पर आप देखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी इस इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। दूसरा कंपोनेंट है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में। कंपोनेंट बी के तहत जो फार्मा मेडिटेक सेक्टर है उसमें रिसर्च एंड इनोवेशन को प्रमोट किया जाएगा। तो ये था प्रिप स्कीम के बारे में। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को थोड़ा सा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कमेंट्स भी लिखिए। वीडियोस पे कमेंट नहीं आ रहे हैं, कुछ तो बताइए कि आपको ठीक लग रहा है, नहीं ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। थैंक यू सो मच। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कल्चर को। तो ये काफ़ी छोटा एक पार्ट है। इसके बाद है एथिक्स, और उसके बाद है कोई एक स्कीम है, उसको डिस्कशन करेंगे। तो ये नवंबर की जो मैगजीन है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर हम लोग वेट कर रहे हैं अभी दिसंबर की मैगजीन का, वो आएगी तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। गुड लक, टेक केयर।